मध्य प्रदेश में सत्ता हासिल करने के लिए कांग्रेस ने बड़ा दांव चल दिया है। कांग्रेस ने वादा किया है कि वह सत्ता में आई तो मेघालय, मणिपुर जैसा कानून लाएगी, जिसमें आदिवासियों को खुद अपने हक में कानून बनाने का अधिकार होंगे। इसी हफ्ते मंडला के सभा में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने यह ऐलान किया है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि 50% से ज्यादा आदिवासी आबादी वाले जिलों में 6वीं अनुसूची के प्रावधान लागू किए जाएंगे। जहां भी 50% से अधिक आदिवासी आबादी है, वहां 6वीं अनुसूची डाली जाएगी। कांग्रेस ने यह दाव 21% आदिवासी वोटर को अपने पाले में लाने के लिए खेला है। उसने इसके सहारे बीजेपी के 1 साल से आदिवासियों को साधने के प्रयासों पर पानी फेरने की कोशिश की है। इसमें आदिवासी महापुरुषों और वीरांगनाओं का सम्मान, पैसा एक्ट, द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने जैसे कदम शामिल है। यही वजह है कि बीजेपी प्रियंका गांधी के इस ऐलान पर सवाल उठाकर इसे चुनावी लॉलीपॉप बताने में जुट गई है। कांग्रेस ने हमेशा आदिवासियों को अपमानित करने का ही काम किया है। ये कांग्रेस थी जिसने कभी आदिवासी जननायकों को सम्मान नहीं दिया। हम स्मारक बना रहे हैं, कांग्रेस ने केवल अपने नेताओं के एक खानदान के स्मारक बनाए। सुन ले मैडम प्रियंका गांधी जी और कमलनाथ जी, हम सम्मान भी देंगे और सामान भी देंगे। यही है जिन्होंने शिवभानु सोलंकी जी, स्वर्गीय शिवभानु सोलंकी जी और जमुना देवी जी को कभी मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। इसके साथ ही बीजेपी और कांग्रेस आदिवासियों को लेकर आमने सामने आ गई है। दोनों आदिवासियों को बड़ा हितैषी बताने में जुट गई है। कांग्रेस पार्टी का आदिवासियों के साथ स्नेह और प्रेम के लिए हमें किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल से लेकर आज तक आदिवासी हितों में जितने काम किए गए हैं, आज तक कभी किसी ने नहीं किए होंगे। कमलनाथ जी ने आदिवासियों के लिए उनको बर्तन फ्री में देने की बात, उनकी राशि बढ़ाने की बात, उनको बहुत सी योजनाओं का लाभ देने की बात, पट्टा देने की बात, सारी बातें कही है। कांग्रेस पार्टी आदिवासियों के हितों के लिए पहले भी काम करती थी, आज भी करती है, भविष्य भी करती रहेगी। देखिए, कांग्रेस का मूल चरित्र आदिवासी विरोधी है। आजादी के 75 साल में 50 साल तक कांग्रेस ने राज किया, पर इस वर्ग को सदैव वोट बैंक बना के रखा। इसके जो महानायक हों, टांट्या भील हों, बिरसा मुंडा भगवान हों या रानी कमलापति हों, इन सबको टेबल के नीचे दबा के रखा। अगर इन सबको उचित सम्मान दिया, स्मारक बनाया तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, पैसा एक्ट भारतीय जनता पार्टी ने लागू किया। कांग्रेस ने सिर्फ इस वर्ग को छला है और अब ये वर्ग भी समझ गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने ही इनके क्षेत्र में, इनके समाज के लिए काम किया। मध्य प्रदेश में 21% के लगभग आदिवासी आबादी है। 47 सीटें इस वर्ग के लिए आरक्षित है तो 80 से ज्यादा सीटों पर इस वर्ग का सीधा दखल है। कहा जाता है कि जिधर आदिवासी गए उसकी सरकार बन जाती है। चुनावी इतिहास भी यही है। इस बार दोनों दलों को आदिवासियों के सहारे सत्ता मिलने की आस है और इसके लिए दांव पर दांव चले जा रहे हैं। अब देखना यह है कि आदिवासी किसकी आस पूरी करते हैं और किसे निराश करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा आदिवासियों से आस में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी विषय पर, इसी मसले पर चर्चा होगी, बातचीत होगी, डिबेट होगी। लेकिन उससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं एजेंडा पॉइंट्स पर। कितना सफल होगा कांग्रेस का नया दांव? क्या 6वीं अनुसूची लागू करना इतना आसान? किसे सत्ता की चाबी सौंपेगा जनजातीय समाज? 70 साल बाद क्यों याद आई 6वीं अनुसूची? तो ये अहम सवाल हैं जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी ये चर्चा होगी। जिस तरह से चुनावी समर और इस समर का समय धीरे धीरे नज़दीक आता जा रहा है, और यही कारण है कि तमाम सारे मुद्दे इस चुनावी जंग में तैरते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर नज़र डालें तो इस इलेक्शन में जो जाति का मुद्दा है वो काफ़ी अहम नज़र आ रहा है। तमाम सारे फैक्टर इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। पहले कांग्रेस जिस तरह से जातिगत जनगणना को लेकर मुखर है, लगातार कह रही है कि उनकी सरकार अगर मध्य प्रदेश में बनती है तो सबसे पहले जातिगत जनगणना कराई जाएगी। अब आदिवासियों को लेकर कांग्रेस जिस तरह से कह रही है कि 6वीं अनुसूची को लागू कर उन्हें और शक्ति संपन्न बनाया जाएगा,
हालांकि भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से आदिवासियों पर फोकस्ड है। दूसरी तरफ ये भी सही है कि आदिवासी एमपी में एक ऐसा फैक्टर है, तमाम सारी ऐसी जो विधानसभा की सीटें हैं जिस पर आदिवासियों का सीधा दखल है, और ये भी कहा जाता है कि जिसने भी इस वर्ग को साध लिया उसके लिए जो सत्ता का सिंहासन है वो आसान हो जाता है। कांग्रेस के पास ये वर्ग रहा है और इसका फायदा कांग्रेस को मिलता रहा, लेकिन छिटका फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ और 2018 में कहीं ना कहीं एक बार फिर इस वर्ग की बेरुखी देखी गई और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी 109 सीट पर सिमट गई। आज इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे आदिवासियों से, जब जिस तरह से दोनों को आस है या फिर अन्य संगठन भी इसको लेकर मैदान में नजर आ रहे हैं, इसी पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, तारुफ करा देते हैं, फिर चर्चा कुछ डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। अभी हमारे साथ में दो खास मेहमान हैं, उनका सबसे पहले परिचय करा देता हूं। गुंजन चौकसे जी हैं, मीडिया पैनलिस्ट, भारतीय जनता पार्टी, स्वागत है आपका। हमारे साथ में अमित शर्मा जी हैं, कांग्रेस के युवा नेता, महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस, स्वागत है अमित जी आपका। और थोड़ी ही देर में हमारे साथ में रमेश शर्मा साहब जुड़ेंगे, जब बेहतर कम्युनिकेशन हमारा उनके साथ में होगा। सीधे मैं अमित जी आपके पास में आता हूँ। अमित जी, अब जो कांग्रेस की जो स्ट्रेटजी, जो रणनीति समझ में आ रही है वो जाति पर आके कहीं ना कहीं केंद्रित नजर आ रही है। पहले जातिगत जनगणना, फिर आदिवासी। दूसरा सवाल इस बात को लेकर भी है कि पैसा एक्ट जिस तरह से भाजपा सरकार ने लागू किया, क्या लगता है कि जो पैसा एक्ट है ये भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाया, इससे पहुंच सकता है? यही कारण है आप कह रहे हैं कि हम 6वीं अनुसूची लागू करेंगे, पैसा से भी ज्यादा उनको और शक्ति संपन्न बनाएंगे, क्या इसके पीछे? देखिए राजेश जी, मध्य प्रदेश की अगर हम राजनीति किसी भी पार्टी की बात करें तो निश्चित तौर पे वो राजनीतिक दल कभी नहीं बढ़ सकता जो मध्य प्रदेश में अपने आदिवासियों को उनके अधिकार की बात ना करे। आज मध्य प्रदेश, हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश ऐसी जगह है जहां 22% अगर किसी की आबादी है तो वो कहीं ना कहीं आदिवासियों का मध्य प्रदेश में अधिकार है। आज हम भोपाल को पुराने लेवल पे लेके चले जाएं, हम राजधानी जो है, हम भील भिलाला और तमाम इन चीज़ों पर चले जाएं तो इनका अधिकार भी भोपाल में तब से लेकर अभी तक आज आदिवासियों समुदाय का है। मैं कहना चाहता हूं कि आदिवासियों की अगर हम राजनीतिक आंकड़े से सीट वाइज देखें तो करीब 47-48 सीटें हैं। 47-48 सीटों के बाद इसमें कहीं ना कहीं कोई दो मत नहीं है कि उन 31 सीटों पे आदिवासी परिवार का जो समर्थन, जो प्रेम और जो प्यार मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को मिला है और हमेशा मिलता रहा है, इंदिरा गांधी के जमाने से लेकर और आज तक 31 सीटें आज हमारी आदिवासियों की हमारे पास है। मात्र 16 सीटें भारतीय जनता पार्टी ले पाई और उसके बाद अगर हम विस्तृत तौर पर और डिसाइडिंग देखें तो 78 ऐसी सीटें हैं जहां सीधा दखल हम आदिवासी परिवार के भाई बहनों का है। और निश्चित ही हमने आज जंगल जमीन का अगर किसी ने नारा दिया था, ये कांग्रेस पार्टी ने दिया था। उनको भूमि का अधिकार की बात अगर करी थी तो कांग्रेस पार्टी ने करी थी। उनको पट्टे देने का, उनको पट्टे देकर उनको अधिकार किसी ने करा था तो दिग्विजय सिंह सरकार ने किया था। मैं कहना चाहता हूं कि हमेशा आदिवासियों, आज राजेश जी, आज का आदिवासी वर्ग, चाहे वो किसान हो, चाहे नौजवान हो, या आदिवासी महिला हो या बच्चे हो, वो जानते हैं कि किसने उनके अधिकार की रक्षा की है, किस पार्टी ने उनको संरक्षण दिया है। इसलिए आज अगले सवाल पर आऊंगा, जो अभी मैं आपसे सवाल लेना चाहता था। मैं सीधे अब गुंजन जी के पास में आ जाता हूं। गुंजन जी वो कह रहे हैं कि आदिवासियों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया, अब वो 6वीं अनुसूची लाने की बात कर रहे हैं। इस अनुसूची को लाकर वो कह रहे हैं कि हम इस वर्ग को और शक्तिशाली बनाएंगे और संपन्न बनाएंगे। सबसे पहले तो राजेश जी आपका और सभी का बहुत बहुत प्रणाम। देखिए, जैसे कहते हैं ना, हमेशा पॉजिटिव नैरेटिव से मैं अपनी बात शुरू रखना चाहती हूं। तो पहली बात तो ये बताना चाहूंगी कि हम एक आदिवासी समाज की बात कर रहे हैं, हम उस वर्ग की बात कर रहे हैं जिस समय इस समाज के लोगों का साथ बैठना, उठना, खाना पीना वर्जित हुआ करता था। लेकिन ये आज भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने आदिवासी को आर्थिक और सामाजिक दोनों रूप से इतना सशक्त किया है कि आज देश के संविधान के सर्वोच्च
पथ पर भारतीय जनता पार्टी ने एक आदिवासी परिवार की महिला को राष्ट्रपति का सम्मान दिया है। आज राष्ट्रपति की कुर्सी पर अगर किसी को बैठाया एक आदिवासी को, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने बैठाया है। लेकिन हम याद करें क्या हुआ था उस समय। राष्ट्रपति जी का जब चयन हुआ था तब ये कांग्रेस ही थी, ये विपक्ष के नेता ही थे जिन्होंने उनको अपमानित किया, जिन्होंने उनके इस कुर्सी का बार बार अपमान किया, जिन्होंने चैलेंज किया, जिन्होंने रोका उनके इस प्रेसिडेंशियलशिप को। तो मेरा कहना है कि कांग्रेस आज बातें तो बहुत बड़ी करती है, वादे बहुत ज्यादा करती है, लेकिन असलियत में जमीनी तौर पर आपने और हमने सबने देखा था, जब राष्ट्रपति जी का सम्मान हो रहा था, जब राष्ट्रपति जी को वहां का चयन हो रहा था, तो सबसे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अगर मैं अजय कुमार जी की बात करूं तो उन्होंने अपमानित शब्द की काफी इस्तेमाल किए थे उनके लिए। अधीर रंजन चौधरी जी की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने अपमान किया था। ये कांग्रेस का दोहरापन है। और देखिए, आज भी हमने अगर डिबेट की शुरुआत की थी अमित जी से, अमित जी ने आदिवासी के नाम पर क्या बातें की, सिर्फ सीटों की बातें की, कितने सीट आदिवासी की कहां है, कितने सीट किसने ली। ये कांग्रेस है। कांग्रेस आदिवासियों को हमेशा वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती है, राजनीति के लिए इस्तेमाल करती है, सत्ता के लिए इस्तेमाल करती है। अपितु भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों को अपना एक परिवार मानती है, आदिवासियों की सम्मान की बात करती है, आदिवासियों को जगह दिलाने की बात करती है। अगर मैं वेलफेयर स्कीम्स की बात करूं, अमित जी ने कहा कि क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने, तो भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों के लिए जितनी स्कीम्स लेकर आए हैं, अगर मैं उन सबका ब्यौरा देना शुरू कर दूंगी तो शायद हमारे डिबेट का 1 घंटा पूरा नहीं पड़ पाएगा। उसके लिए स्वरोजगार स्कीम्स लेकर आई भारतीय जनता पार्टी, और एक नहीं कई स्वरोजगार स्कीम्स लेके आई, जिसके थ्रू 1 लाख से लेके 50 लाख तक की आर्थिक राशि का प्रावधान किया गया। चलिए आता हूं गुंजन जी, आपके पास फिर आऊंगा। रमेश शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, स्वागत करूंगा रमेश जी आपका। और सीधा सा सवाल, जिस तरह से कोई ये पहला मौका नहीं है या कोई फिर ऐसी ये पहली डिबेट नहीं है कि जब हम आदिवासियों को लेकर चर्चा कर रहे हों, लंबे समय से इसको लेकर लगातार हम चर्चा करते भी रहे हैं, लगातार इसको लेकर जो राजनीति जो सियासत है वो भी चलती रही है। भारतीय जनता पार्टी के अपने दावे, अपने वादे, अपने कार्य हैं इस वर्ग के लिए, कांग्रेस की अपनी दलीलें हैं। मेरा सीधा सा सवाल इस बात को लेकर है कि अब बात जो बहस छिड़ी है वो छिड़ी है 6वीं अनुसूची को लागू करने को लेकर। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि उनकी सरकार आती है तो 6वीं अनुसूची लागू कर, इनको शामिल कर, इन्हें और शक्तिशाली बनाया जाएगा। क्या इतना आसान है सर ये सब कुछ? देखिए, मोटे तौर पर राजेश जी, चूंकि अब चुनाव की घोषणा हो गई है, चुनाव सिर पर है, तो दोनों ही राजनीतिक दल प्रत्येक वर्ग को, प्रत्येक क्षेत्र को साधने के लिए अपनी प्रशंसा और दूसरे की आलोचना करेंगे। तो भाजपा कांग्रेस की आलोचना करेगी, कांग्रेस भाजपा की आलोचना करेगी। ये एक बात हमको अब देखने को मिलेगी। दूसरी, दोनों ही राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर विभिन्न वर्गों को साधने की घोषणा करेंगे। तो ये जो 6ठी अनुसूची की बात है, इसको हम उसी रूप में ले सकते हैं। अब एक तीसरी बात आती है कि आदिवासी वर्ग के हित में या उनके कल्याण के लिए किसने काम ज्यादा किया। इसमें तो कोई संदेह है नहीं कि स्वतंत्रता के बाद से आदिवासियों के लिए भी समाज के विभिन्न वर्गों, क्षेत्रों के लिए जो नीतियां बनी है, उसमें आदिवासियों के लिए भी नीतियां बनी है। और शुरुआत में कांग्रेस सरकार थी और उन्होंने इस बात की कई नीतियों की शुरुआत की। लेकिन एक बात जरूर जो मुझे लगता है कि जो नीतियां बनी थी, लेकिन उनके क्रियान्वयन की जो गति थी, वो गति उस समय उतनी तेज नहीं थी जितनी तेज समय के साथ भाजपा के शासन में आई। उसका कारण एक ये भी हो सकता है, अगर इसको हम राजनीतिक दृष्टि से किसी पार्टी विशेष को श्रेय ना दें, तो हम ये भी मान सकते हैं कि चूंकि पहले जागरूकता का अभाव था, और जैसे जैसे समाज जागरूक होता है वो कहीं ना कहीं उसमें आगे बढ़ता है। और एक विशेष खास तौर से कांग्रेस शासन का जो निर्णय था, उसकी मैं प्रशंसा करूंगा। जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में लागू हुआ था, वो तेंदुपत्ता संग्राहकों को जो पैसा देने की बात थी, वो निश्चित रूप से वो बहुत गरीब आदिवासी रहते थे, जो बहुत ज्यादा वनोपज तक का काम नहीं कर सकते थे। वो तेंदुपत्ता संग्राहकों को कांग्रेस की नीति बनाई। लेकिन एक भाजपा ने जो बहुत अच्छा काम किया इस मामले में, एक भाजपा की तारीफ करूंगा कि आदिवासी नायकों की जो उन्होंने प्रतिष्ठित किया है, चाहे वो बिरसा मुंडा जी हो, मध्य प्रदेश के नेता हो, या और वो जो प्रतिष्ठा का उन्होंने काम किया है, वो बहुत उन्होंने अद्भुत काम किया है। ये काम बहुत पहले से होना चाहिए था। तो दोनों के अपने अपने काम है और दोनों के अपने अपने काम है। और इसी के आधार पर मैं सीधे अमित जी के पास ही आ जाता हूं। अमित जी, जिस तरह से 2 चीजें इसमें अहम है, ठीक है, रमेश जी भी वही बात कर रहे हैं
कि नीतियां कांग्रेस सरकार में बनी, लेकिन जिस तरह से उनका क्रियान्वयन होना चाहिए था, इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, वो नहीं हुआ। नीति बन के ही रह गई, उसका फायदा उनको नहीं मिला। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़ा करती है कि अब जो आज बात कर रहे हैं आपको 65-70 सालों में याद नहीं आई। देखिए राजेश जी, जब हम 70 सालों की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को और पूरी भारतीय जनता पार्टी को और बुद्धिजीवी वर्ग को ये पता है कि हम लाल गेहूं खाते थे, और लाल गेहूं से आज देश जो प्रगति और उन्नति के रास्ते पर पहुंचाए लोगों को कांग्रेस ने जगह बनाने की, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, एक देश को कीर्तिमान स्थापित करने का काम कांग्रेस पार्टी ने जो योगदान दिया है, निश्चित तौर पर वो कभी भूला नहीं जा सकता। हर सरकारें अपनी आने वाले समय में आकर अपने योगदान देती हैं, निसंदेह। मैं आज जो हमारी बहन भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है वो कह रही थी कि जो कीर्तिमान स्थापित करें हैं, मैं कहना चाहता हूं कि आदिवासियों की कानून व्यवस्था जो एनसीआरबी की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के आधार पर अगर अत्याचार में नंबर 1 है, ये कांग्रेस नहीं कह रही। आज अगर अत्याचार में मध्य प्रदेश आदिवासियों में नंबर 1 है तो उनमें 10,441 मुकदमे दर्ज है। 10,441 आदिवासियों के साथ अन्याय हुआ। अब न्याय कितना हुआ? तो मात्र 1675 लोगों के साथ न्याय हुआ। अब मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने जो अपनी पीठ थपथपाई आदिवासियों के नाम पर, मैं सीधी का पेशाब कांड, आदिवासी के ऊपर पेशाब करी जाती है, उसमें कौन लिपता? उसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक लिपते। इंदौर में 8 जुलाई 2023 को आदिवासियों को पीट पीट कर इतना मारा जाता है, लेकिन आज तक उसके जांच में क्या हुआ, यही मुख्यमंत्री जी ने कहा था और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता टीवी पे कह रहे थे कि 3 महीने में न्याय होगा। आज कितनी तारीख हो गई? आज तेंदुपत्ता के नाम पर प्रियंका गांधी जी जब पहुंची तो आज भारतीय जनता पार्टी 18 साल के शासन में आदिवासियों के अधिकार को नहीं दे पाई। हमने 4,000 मूल्य का कहा, सरकार आएगी तो आदिवासी तेंदुपत्ते में 4,000 का दिया जाएगा। मैं रीवा की रेप की उस आदिवासी महिला बच्ची का नाम नहीं लेना चाहता, मैं उज्जैन की उस घटना का नाम नहीं लेना चाहता, मैं उस आदिवासी स्वरोजगार योजना की बात करना चाहता हूं। यह कांग्रेस नहीं बोल रही। इन्हीं के रिकॉर्ड में आदिवासी स्वरोजगार योजना में 80,000। राजेश जी, मैं बात समाप्त करूंगा। लेकिन मेरा छोटा सवाल ले लीजिए अमित जी। लेकिन ठीक है, लेकिन इसके अलावा अगर देखें, अभी जिस तरह से गुंजन चौकसी जी भी कह रही थी कि महामहिम राष्ट्रपति का जिस तरह से चयन हुआ, पैसा एक्ट लागू किया गया, जितने महापुरुष हैं उनके लिए अलग अलग, चाहे स्मारक बनाने की बात हो या अन्य तरीके से चीज को याद करने की बात हो, सवाल तो इसी बात को लेकर है कि जो चीजें कांग्रेस को ये करना चाहिए थी वो नहीं की गई। यही कारण है कि मौका मिला भारतीय जनता पार्टी को तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और यही मुझे लगता है कि अब आप फोकस जिस तरह से आदिवासियों पर नजर आ रहे हैं, आपको लगता है कि कहीं ये मुद्दा हाथ से ना निकल जाए, फायदा आपको 18 मिला था। जी अमित जी को ले लेता हूं, फिर आ जाता हूं। राजेश जी, मैं आपको बताऊं कि एक योजना की घोषणा करना और योजना आदिवासियों के नाम पर इस 18 साल में 5,141 घोषणाएं मुख्यमंत्री जी ने की। आज आदिवासी स्वरोजगार योजना की हम बात करें तो 80,145 फॉर्म आवेदन आए हैं। निराकरण कितने पे हुआ है? 8,141 लोगों पर निराकरण हुआ। यह है, हम आज घोषणाओं की बात करें, बहुत बड़ा एक टंटिया मामा भगवान को बनाकर और कहा गया था कि हम आदिवासी हितैषी हैं। जम्मूरी मैदान मध्य प्रदेश में कहा था 5 लाख लोग आदिवासी इकट्ठे होंगे। चलिए जवाब ले लेते हैं। आज मैं लास्ट बात, और आज राता पानी स्टेशन का नाम टमटिया मामा को कहने पर दिया गया था, आज तक नहीं किया। देखिए, मैं सबसे मेरी बात सिर्फ मैं बहुत संक्षिप्त में रखना चाहूंगी कि घोषणाएं अपनी जगह होती है। हमने तो उनके 15 महीनों की सरकार में देख लिया, और जनता समझदार है। घोषणाएं आप कुछ भी करते रहे, वोट बैंक आप आदिवासी को बनाते रहे, लेकिन आपकी 15 महीने की सरकार ने क्या किया? आज जो हमने, अमित जी मुझे आप पूरी बात करने दें, आप मुझे बिल्कुल बात करने दें। 1,000 जब महिलाओं के खाते में जो पैसे जाते थे, जो 1,000 रुपए महिलाओं के खाते में आदिवासी जो पैसे जाते थे, उसे रोकने का काम किसने किया? वो कांग्रेस सरकार ने 15 महीने की सरकार ने किया। आपने देखिए, जितने संबल योजना, जो संबल योजना चल रही थी उसको किसने रोका? वो कांग्रेस ने रोका। 15 महीने की सरकार ने कांग्रेस को सबसे पहले क्या, आपको उनको चीजें देनी चाहिए थी, लेकिन आपने क्या किया? आपने जो इतनी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने उनके लिए चलाई थी, आप उन सबको या तो आपने बंद कर दिया या आपने उनको पैरालाइज कर दिया। आपने उनके पैर के जूते चप्पल भी छीन लिए। कांग्रेस ने उनके पैर के जूते चप्पल छीन लिए, उनके खातों के पैसे वापस ले लिए। ये कांग्रेस की
नियत है। प्रियंका जी कह रही है ठीक है आपने जूते चप्पल छाता दे दिया, लेकिन उनकी ये दादी वादे हैं दादी सर, जो ये इंदिरा जी वादे थी हैं। उन्होंने बोनस की इसे बात कहते हैं आदिवासी 1546 करोड़ रुपए खाते में भारतीय जनता पार्टी दे चुकी है। हमें क्या योजना 500 दे रहा करोड़ है? महिलाओं हम जूते को चप्पल भारतीय योजना दे जनता रहा है। पार्टी पैर 5 छुड़वा लाख रहा है, फायर राउंड पेशाब में कर लेते रहा है, हैं, बुला फायर के राउंड में अपने दोनों मुख्यमंत्री मेहमानों को को बुला रहे हैं, आमने-सामने उनका कर पैर देता हूं। धुलवा रहे हैं। अरे पैर नहीं धुलवाना मेरी बहन, जूते चप्पल नहीं देखिए, चाहिए। ये जनता उस है, बालक को जनता सशक्त को करना समझ में आता उस है कि महिला को जमीनी उसका तौर अधिकार पर देना है, काम उस कौन महिला कर को रहा है अत्याचार और से झूठे बचाना वादे है। कौन ये कर रहा है, ये आदिवासी जनता को को घोषणा समझ में नहीं आता चाहिए है। कि हम सिर्फ उनको मारे पीटे पेशाब करें और उसके बाद मुख्यमंत्री बुलाकर उनके पैर धुलाएं। अरे हमें नहीं धुलवाए अरे हम पैर किसी धुला के। रहे हैं, आपके जैसे झूठे वादे नहीं अरे कर रहे हैं। अगर कांग्रेस ने तो उनकी बनी अरे बनाई भाई, स्कीम्स को रोक दिया। क्या ये नियत है कांग्रेस भारतीय की। जनता पार्टी के कांग्रेस नेताओं को सिर्फ और सिर्फ कोई वादे, जूते चप्पल से मारे झूठ की और दुकान बुला खोल के रखी उनके है पैर कांग्रेस धुलवा ने। ले, तो ये कोई जातिवाद के न्याय नाम है? पे विभाजन कर रखा है देश का, जातिवाद के नाम पे अपनी वोट बैंक बनाते हैं, लेकिन जब जमीनी तौर पर देखते हैं तो एक आदिवासी को बढ़ने से रोकते 5,000 हैं, घोषणा है। आदिवासी के लाभों को काटते हैं। गुंजन जी, ये है 5,000 कांग्रेस घोषणाएं का आप सच। बता दीजिए, आप बता दीजिए। मैं तो बिल्कुल ईमानदारी से। योजनाएं बता एक रही चैनल हूं पे आप आपको। बैठी है, कितनी योजनाएं 5 पूरी लाख करी? महिलाओं आपने को स्वरोजगार लाभ योजना दे में चुके कितने हैं। लोगों को लाभ दिए? देखिए, बता रही हूं अब मैं भाषण आपको। का समय नहीं बिल्कुल है। भाषण का समय नहीं है। मैं तथ्य के आपको ये आधार पर कागज- बात करिए। ये तथ्य के आधार पर आप बता रही हूं। एनसीआरबी की ये रिपोर्ट तथ्य है। उठाइए, ये तथ्य खोलिए आपको और आप हमको मोबाइल में दिख जाएंगे। एनसीआरबी की रिपोर्ट 1 और करोड़ रिपोर्ट से उठा के ऊपर देखिए कि जनजाति लोगों को आदिवासियों दिया को है मध्य सम्मान। प्रदेश में पैसे दिए कितना हैं उनके अत्याचार खाते में। हुआ है, महिलाओं के चलिए, साथ कितना बिल्कुल अच्छा। आप एक भाषण महिला का है, नहीं है। आप जोर एक से बहन है। चिल्लाना, चलिए, समझना चिल्लाने यही से मैं आ कांग्रेस जाता का हूं। एक मैं आऊंगा, हथियार आप है। तथ्यों के जिसे आधार पर कांग्रेस बात करिए। के पास चलिए, तथ्य दोनों नहीं है, मेहमानों के इसलिए पास- वो एनसीआरबी की तथ्यों को रिपोर्ट सामने जो लाने है, नहीं अमित जी, देती। आप गुंजन जी। एनसीआरबी की रिपोर्ट को क्या झुठला रही है? अमित जी, गुंजन जी, मैं आप 30 जी, जो सेकंड के तथ्यों को लिए फिर आपके सामने पास में हटाना आऊंगा। चाह रहे हैं, आप उन 30 तथ्यों को सेकंड के हटाना पास चाह में रहे हैं। मैं सीधे रमेश जी के पास में आ जाता हूं। आप मैं घोषणाएं करना चाह रहे मैं हैं। अहम पॉइंट्स पे आना चाहता हूं। मैं फिर 30 सेकंड के लिए दोनों मेहमानों के पास में आऊंगा, मेरे पास अभी वक्त है। मैं सीधे रमेश जी के पास में आता हूं। रमेश जी, दो चीजें अहम हैं कि अगर ये भी बिल्कुल सही है कि ये वर्ग जिस ओर शिफ्ट होगा निश्चित तौर पर सत्ता के सिंहासन तक वह पहुंचेगा। हमने देखा कि 2003 तक कांग्रेस को इसका लाभ मिलता रहा, वो सरकार में रही। फिर 2003 से अगर बात की जाए 13 तक तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। 18 में छिटका नुकसान हुआ, अब फिर 23 में इसकी लड़ाई है। लेकिन मैं उसी बात पर आता हूं, जिस तरह से प्रियंका गांधी जी जिस तरह से 6वीं अनुसूची का जिक्र करके गई हैं और जिस तरह से उन्होंने जिक्र किया है वो तमाम जगहों पर, जहां पर चाहे असम की बात करें, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की बात करें, जहां पर 6वीं अनुसूची के तहत इसमें जो चीज़ें हुई हैं, क्या मध्य प्रदेश में इतना आसान है ये सब कुछ करना? क्योंकि ये भी बहुत बड़ा सवाल होता है। कांग्रेस जिस तरह से कह रही है कि सरकार में आते हैं तो हम फिर इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जब तक केंद्र सरकार से ये पास नहीं होगा तो कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा? देखिए, मोटे तौर पर राजेश जी ये दोनों बातें हैं। जैसे आपने कहा कि लगभग 47 सीटें हैं जो आदिवासी वोटरों के प्रभाव में है, और क्योंकि अगर आप 2013 में देखेंगे तो 2013 में इन सीटों पर भाजपा का वर्चस्व था, लेकिन 18 में इस पर कांग्रेस का वर्चस्व है। तो दोनों ही पार्टियां इस वर्ग इन सीटों पर अपना प्रभाव जमाने के लिए घोषणाएं हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, जो प्रियंका जी कह गई हैं वो 2 कारण उसके हो सकते हैं। एक तो केंद्र सरकार की अनुमति और दूसरी मध्य प्रदेश की खुद की आर्थिक स्थिति। आप ये देखिए कि कितना तो कर्जा होता चला रहा है। बजट की सबसे बड़ी समस्या इसमें एक आने वाली है। तो फिर उसके लिए कहीं ना कहीं एक सामाजिक जागृति का भी एक अभियान चलाना पड़ेगा। तो यद्यपि उन्होंने घोषणा तो बहुत कर दी है और अगर वो लागू होती है तो वो एक अच्छी बात होगी, लेकिन उसमें जो व्यवहारिक कठिनाइयां हैं वो व्यवहारिक कठिनाइयां बहुत ज्यादा होंगी। इसलिए मुझे कितनी हो पाएगी ये तो अब आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक बात और राजेश जी कहना चाहता हूँ, ये जो 46-47 सीटें हैं, इसके अलावा भी जो अन्य सीटें हैं, अन्य सीटों में भी आदिवासी वर्ग का वोटर है। जैसे मध्य प्रदेश में, जैसे हम बैरसिया को मान करके चले, बैरसिया की सीट जो है एसटी की है, एससी की नहीं है, लेकिन वहां पे बड़ी संख्या में, बड़ी प्रतिशत जो है वो आदिवासी वोट है। तो कुल मिलाकर के ये जो है, तो इसीलिए ये दोनों पार्टियां आदिवासी वर्ग को साधने का प्रयत्न कर रही हैं। उसमें बहुत सारी चीजें ये हैं, घोषणाओं में बहुत सारे जो व्यवहारिक पक्ष हैं उनका कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनदेखापन होता है। चलिए, कट टू कट 30 सेकंड में बात कर लेता हूं। अमित जी, सधेगा इस दांव से आदिवासी वर्ग घोषणा करें। देखिए, आदिवासियों को कांग्रेस ने हमेशा उनका अधिकार और उनको नेतृत्व दिया है, और
मैं आज आपको बता दूं कि अगर ये जो हमारी राष्ट्रपति महोदय, निश्चित तौर पे कांग्रेस ने हमेशा साथ खड़े रहे, सम्मान दिया। और मध्य प्रदेश की जहां बात है, हमने पहली उप मुख्यमंत्री बनाकर, विधायक बनाकर, 8 बार की विधायक बनाकर, उप मुख्यमंत्री बनाकर जमुना देवी जी को नेतृत्व दिया। कहीं कोई इसमें राजनीतिक लाभ लेने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या करा, फग्गन सिंह कुलस्ते जी को कभी केंद्रीय मंत्री बना दिया, कभी हटा दिया, और राजनीति में जब जरूरत हुई उन्हें फिर बुला लाया। तो देखिए अमित जी, पहले तो आप बोलने का मौका दे सामने वाले को, वरना आपके यही आरोप और प्रत्यारोप सवाल इस बात को लेकर है कि 2018 में जिस तरह से 2018 में आचार संहिता के अब आपको लगता है कि चाहे राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू का चयन हो, या फिर पैसा हो, या फिर महापुरुषों को याद करना हो, वो यही चीजें हैं कि जो 2023 में आशीर्वाद आपको इस वर्ग का मिलेगा। देखिए राजेश, जैसे मैंने पहले कहा था, भारतीय जनता पार्टी के लिए आदिवासी जनता कोई उनका राजनीति का मुद्दा या इशू नहीं है, वोट बैंक नहीं है। आदिवासी समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी एक आर्थिक रूप से उन्हें संबल बनाना हमारा उद्देश्य है, उन्हें सामाजिक रूप से सम्मान दिलाना हमारा उद्देश्य है। जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उन्हें आर्थिक रूप से भी संबल बनाया है। आज 1 करोड़ से ऊपर जनजातीय लोगों को, वर्गों को पैसा नियम के तहत जितनी प्रोत्साहन राशि मिलनी थी वो मिली है। आज महिलाओं को प्रोत्साहन मिला है। निश्चित तौर पर इस वर्ग को, क्योंकि आजादी के इतने बाद भी आज भी हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, लेकिन होना यह चाहिए कि जिस हक के हकदार हैं, इनको वो हक, वो अधिकार, वो शक्ति मिलना चाहिए, विकास, डेवलपमेंट इनको मिलना चाहिए। तीनों मेहमानों का मैं यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। तो जिस तरह से जो चुनावी समर है, इस समर में तमाम सारे मुद्दे हैं, और जाहिर सी बात है अगर कोई वर्ग पीछे है, नीचे है, तो उसको आगे आना चाहिए। अब देखना होगा कि दोनों के दावे वादे या फिर इस वर्ग के उत्थान के लिए जो उनके काम हैं, ये वर्ग या जनता कितना पसंद करती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। IND एजेंडा बस इतना ही। ID24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।